अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो 52 क्लोज करने के बाद यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट ने सवाल किया, तो इसलिए वो बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिंजेंट कंसिडरेशन की जो मैं बात कर रहा था, चैप्टर में पेज 8 पे आए। चैप्टर में पेज 8, पेज 8 के तकरीबन मिड में कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ये जो पहले पैराग्राफ बताया हुआ है मैंने और उसके नीचे जो कैलकुलेशन बताई है, ये है कि अगर हमने कंटिंजेंट कैश देने का वादा किया, अगर ये कहा है कि आपको हम 50 रुपए देंगे अगर फलानी चीज पूरी हो गई तो ये लायबिलिटी वाली बात है और तो ये हर साल अपडेट करने वाली बात है। अगर हमने उन लोगों को कहा होता कि अगर ये चीज पूरी हो गई तो आपको 200 शेयर्स देंगे, तो फिर ये लायबिलिटी क्रेडिट की बजाय वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड टाइप चीज क्रेडिट होती और बस इस दिन वाली फेयर वैल्यू पे उसको अपडेट ना करते। ये बात मैंने बोल्ड करके एडजस्टमेंट के आखिर में लिखी हुई है। इसी कंटिंजेंट कंसिडरेशन में सबसे आखिर में बोल्ड करके एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर कैश देने का वादा है फिर ये सारी कहानी थी लायबिलिटी और हर साल अपडेट करने वाली। अगर शेयर देने का वादा है तो फिर अपडेशन नहीं है। वो अपडेशन ही नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट में तो आना है, इन्वेस्टमेंट में तो आना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो एक्विजिशन डेट की फिगर आनी है। अच्छा, ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन की बात फिर से सुने। ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? इस वादे की फेयर वैल्यू। कब की? एक्विजिशन डेट। अगर 2-3 साल गुजरने के बाद वो वादा पूरा होने ही नहीं हो रहा क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं हो सकी, तो पैसे देंगे उन लोगों को? तो क्या इन्वेस्टमेंट रिवर्स कर दें? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं रिवर्स होनी। इन्वेस्टमेंट वही है जो एक्विजिशन डेट पे उस वादे की फेयर वैल्यू से रिकॉर्ड हो गई। अगर बाद में पैसे देने से जान बच गई तो बच गई, वो हम वैसे ही हर साल लायबिलिटी को अपडेट कर रहे हैं और जो गेन लॉस है वो पीएनएल में डाल रहे हैं। और अगर कैश देने की बजाय शेयर देने का वादा किया हुआ है तो ये एंट्री तो बहरहाल हुई है। कल को वो कंडीशन ही पूरी ना हो सकी और शेयर इश्यू करने से बच गए तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड को रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं रिवर्स होगी। हमें एक्विजिशन डेट पे ही पता है कि ये वादा पूरा होना ही नहीं है, हमने वैसे ही कह दिए वो ऑफर जो उनको पता नहीं होने वाला, तो उसकी फेयर वैल्यू जीरो होगी। अगर हमें पता है ना कि हमने ऐसी ही ऑफर कर दिया उनको जो हमें भी पता है कि होनी नहीं है पूरी है, तो उसकी पहले दिन फेयर वैल्यू जीरो होगी। तो फिर ये एंट्री ही नहीं, जीरो। अब चाहे वो लायबिलिटी है चाहे इक्विटी है, जीरो। तो ये अकाउंटिंग भी हम ही कर रहे हैं ना, हम उनको नहीं बता रहे ना कि हम क्या अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग तो हम कर रहे हैं, उन लोगों को तो वादा कर दिया है, लेकिन ये अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। जैसे आपको फर्म वाले अगर ऑफर करें कि अगर आपने 1.5 साल के अंदर अंदर क्वालिफाई कर लिया तो आपको हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। अब ये फर्म को पता है कि हमने से काम ही इतना लेना है कि हमने उसको पढ़ने नहीं देना, उसको हमने पढ़ने नहीं देना, वो कर ही नहीं सकता क्वालिफाई। तो ऑफर तो बहरहाल मौजूद है, अब उनको अंदर से पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको तो ऑफर दी हुई है ना, तो इसलिए हमने लोगों को वादा किया हुआ है। अब हमें अकाउंटिंग करते हुए पता है कि ये जीरो है, तो अकाउंटिंग तो हम कर रहे हैं। उन पे IFRS 2 लगता नहीं है। अगर हमने उनको शेयर्स दिए हैं, मतलब शेयर्स देने का वादा किया है, तो उस पे IFRS 2 लगता ही नहीं। IFRS 2 के स्कोप में शुरू में लिखा हुआ था, IFRS 2 खोल के देखिएगा, उसके स्कोप में लिखा हुआ था कि वो जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में शेयर एक्सचेंज है उस पे IFRS 2 नहीं लगता, तो IFRS 2 नहीं लगेगा उस पर। हाँ जी, अच्छा देखें, ये ना चूंकि सवाल बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये गंभीर होती जा रही है सिचुएशन। इसकी सिंपलेस्ट बात ये है कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट में डेबिट। अगर पैसे देने का वादा है तो लायबिलिटी, शेयर्स देने का वादा है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड टाइप कोई नाम, इक्विटी कंपोनेंट टाइप कोई नाम। अब सवाल में उसकी फेयर वैल्यू हर ईयर एंड की दी हुई है, तो लायबिलिटी है तो फेयर वैल्यू अपडेट करनी है, और इक्विटी का वादा है तो सवाल करने के लिए अवाम के लिए यही बात है। अब जो सवाल मजीद कुछ लोग पूछ रहे हैं, इससे बाकी लोग परेशान ना हो।
जो पूछने मैं जवाब देता हूं, लेकिन बाकी लोग बस कम से कम इतना याद रख लें कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन की एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट में डेबिट है। कैश देने का वादा है तो लायबिलिटी क्रेडिट, शेयर्स देने का वादा है तो इक्विटी कंपोनेंट करके कुछ क्रेडिट, कैश देने का वादा है तो हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू अपडेट होनी है, P&L में जाना है, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं करनी, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू हर साल अपडेट करनी है, और जो गेन लॉस है वो पेरेंट की P&L, पेरेंट की रिटेन अर्निंग में जाना है, इक्विटी है तो अपडेशन नहीं करनी। और ये सारी चीजें मैं आपको एक मोड्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट बताने की बजाय ये बता रहा हूं कि पी को सही क्या करना चाहिए। ये बात इसलिए याद रखनी जरूरी है कि पी को क्या करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सवाल में क्या एरर बताया हो, तो सवाल में तो जो एरर बताया होगा उसके हिसाब से चलना होगा, लेकिन आप वो एरर तभी ठीक कर सकेंगे जब आपको पता हो कि असल में करना क्या होता है। तो मैंने आपको इस मोड्स ऑफ कंसिडरेशन में ये चीज सिखाई है कि करना असल में क्या होता है, असल में पेरेंट को क्या करना है। अब सवाल में क्या एरर है वो सवाल के एरर पे डिपेंड करता है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन, अगर कैश देने का वादा है तो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटी, और लायबिलिटी हर साल अपडेट, और उस अपडेशन की इंक्रीज डिक्रीज पेरेंट का एक्सपेंस है। और अगर शेयर्स देने का वादा है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और इक्विटी नाम का कोई कंपोनेंट क्रेडिट, और उसकी फेयर वैल्यू हर साल अपडेट नहीं करनी। ये सब लोग के लिए इतना काफी है याद रखना, ठीक है। अच्छा, सवाल हमने क्या पूछा था? अगर तो लगा शेयर करने वाला तो कर लूंगा, नहीं तो अलग जवाब दे दूंगा। अच्छा चलो ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 9 क्या है? ठीक है, अब बाकी चीजें जो है वो समेटता हूं। मेन जो मुश्किलें थी वो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी और आपको ये वाली चीज समझानी थी। आगे जो आसान है वो लपेट के गुजर जाता हूं, जो समझाने वाली है वो समझा देता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 9 लपेटने वाली है। एडजस्टमेंट नंबर 9 ये है कि एस की रिटेन अर्निंग्स 31 दिसंबर 18 को 70,000 थी, 31 दिसंबर 19 को 85,000 है। एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 19, तो गुडविल की वर्किंग में रिटेन अर्निंग्स कितनी आएंगी? गुडविल की वर्किंग में रिटेन अर्निंग कितनी आएंगी? 70,000। प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग से मेरी मुराद कि गुडविल की वर्किंग में कितनी आएंगी? तो 70,000 आएंगी ना, है ना? अब क्या हुआ कि आपको इस दिन की रिटेन अर्निंग नहीं बताई, इससे उरा परा वाली बता दी। अब हमें यहां की चाहिए कि 1 जुलाई 19 को क्या थी। तो अगर तो सवाल वाला बता रहा है तो फिर तो ये टेंशन ही नहीं है ना। ये एडजस्टमेंट 9 में लिखता है अगर सवाल वाला बता दे, 9 में लिखा ही तब है अगर सवाल वाला नहीं बता रहा तो सवाल वाला उसकी जगह क्या बता रहा है? आपको किसी एक ईयर एंड की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर तो जो एक्विजिशन डेट है उस दिन की रिटेन अर्निंग नहीं पता, उससे अगले और पिछले ईयर एंड की पता है, तो अब इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि इस पूरे साल में कितना कमाया? 15,000, और वो हर महीने बराबर ही कमाया होगा। तो 15,000 अगर पूरे साल में कमाया तो इधर 7.5, इधर 7.5, तो यहां तक रिटेन अर्निंग क्या हो चुकी थी? 775। बस ये है कि अगर आपको एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग नहीं बताई, उससे अगली और पिछली बैलेंस शीट की रिटेन अर्निंग बताइए, तो वहां से आप तोड़ के निकाल सकते। ये इतनी सी बात बस थी। हो सकता है ऐसा, यानी सवाल ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना। अब हो सकता है सवाल वाला एक चीज इस तरह की बना ले कि ये जो 15,000 का प्रॉफिट है ये पूरे साल में हमें नजर तो आ रहा है, लेकिन इस 15,000 के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक रिवैल्यूएशन लॉस था जो इधर हुआ था 6,000 का। यानी इस तरह की अनइवन आइटम हो सकती है। तो वो फिर वर्क बैक करके फिर मतलब उसको मैं कैसे गाइड करूंगा? वो तो डिपेंड करता है कि क्या अनइवन चीज है। तो जो उस वक्त उसको अकल से कर लेगा वो कर लेगा, वरना मैं भी क्या गाइड करूं उसको। कोई अनइवन चीज हो सकती है सीफैप में नहीं, इसमें सीफैप में ये दिया होता है। मतलब सीफैप में मुझे याद नहीं पड़ता, तो शायद हो, मुझे भी मेमोरी में नहीं है कि इस तरह से आपको रिटेन अर्निंग एक्विजिशन डेट की ना दी होती हैं। हाँ, एसओसीआई के सवाल में, एसओसीआई का सवाल और गुडविल निकालनी हो उसमें हो सकता है मेहनत करनी पड़े। तो फिर एसओसीआई की जब प्रैक्टिस करेंगे तब देखते हैं।
नंबर 10 अभी सिर्फ ज़बानी बता रहा हूं क्योंकि IAS 12 तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आपको कैफ का याद नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो मैं कंसोलिडेशन के सवाल करते हुए डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा, जिसको टूटा फूटा भी याद है वो तो समझने की कोशिश कर लेना, जिसको ना भी याद हुआ तो बस जो मैं कर रहा हूँ वो मान लेना। फिर जब IAS 12 करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा कि क्या कर रहे थे। तो 10 पढ़ के देख लें, अगर कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो सवालों में जैसे जैसे आएगा तो करा दिया करूंगा। एडजस्टमेंट 10 पढ़ के देख लें, अगर जरा जरा सा भी डेफर्ड टैक्स याद है तो पढ़ लें, अगर बिल्कुल भी नहीं याद है तो कंसोलिडेशन चूंकि मैं IAS 12 कराने से पहले करवा रहा हूं, तो हर सवाल में जब भी डेफर्ड टैक्स की कोई एडजस्टमेंट आएगी मैं उस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में वो समझा दिया करूंगा। क्या हुआ? नहीं, वो IAS 12 वाला नोट नहीं, इतना नहीं होगा। कंसोलिडेशन में IAS 12 की एक कैलकुलेशन हो सकती है डेफर्ड टैक्स की, वो भी 1-2 सवालों में हुई है टेस्ट, एक में तो अच्छी खासी टेस्ट हुई है और एक में भी अच्छी खासी टेस्ट हुई है, तो 2 को सवालों में तो टेस्ट हुई भी है। तो वो चूंकि मैंने भी IAS 12 से पहले कंसोलिडेशन उठाई है, तो IAS 12 अगर आपको बिल्कुल भूल गया हुआ है तो मैं कंसोलिडेशन का वो सवाल कराते हुए बस उसी कॉन्टेक्स्ट में समझाया करूंगा, जितना समझ आ गया ठीक है। नहीं तो जब IAS 12 आप कर ही लेंगे और फिर अपनी तैयारी नवंबर में कर रहे होंगे, फिर आप पूरा कोर्स पढ़ ही चुके हुए होंगे, फिर आप कंसोलिडेशन के इन सवालों में IAS 12 को भी हल कर पाएंगे। तो मैं वो प्रैक्टिस के लिए नहीं दूंगा ना, यानी मैंने जो 2 सवाल जिनमें ये है वो दोनों ही मैंने क्लास में कराने, मैंने मास्टर क्वेश्चन में भी डाला हुआ है, वो भी मैंने क्लास में कराना। कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स बिल्कुल होते हैं और वो वैसे ही बनते हैं जैसे किसी भी एक के बनते हैं। कंसोलिडेशन, हाँ हाँ, कंसोलिडेशन बहुत तगड़ी सीफ है, बहुत चीते बन जाएंगे आप। मैंने अर्ज की है कि अगर आपको IAS 12 बिल्कुल भूल चुका है तो ना पढ़े एडजस्टमेंट 10, अगर थोड़ा थोड़ा सा भी डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट याद है, थोड़ा सा भी, तो पढ़ के देख लें, जितना भी समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये डेफर्ड टैक्स, ऐसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, नहीं जो पॉइंट 1 है वो तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का है, नहीं पॉइंट 1 कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस एक्विजिशन डेट का है, फिर उसके बाद एक्विजिशन डेट के बाद जो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में चेंज आया वो पॉइंट 2 है। तो अगर तो ये जितनी अंग्रेजी लिखी है इसमें कुछ भी समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दें इसको। जो हम सोल्यूशन में कर रहे होंगे, जो हम सोल्यूशन में कर रहे होंगे कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, जो हम स्टूडेंट सवाल के सोल्यूशन में एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे, ये उनकी बात कर रहा हूं पॉइंट 2 में। और ये जो मैंने एडजस्टमेंट 10 लिखी हुई है, ये डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन खास तौर पे सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही हो रही है। वो दोनों P और S अपनी अपनी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ये उनसे एक्स्ट्रा वाली एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए मैं बात दोहरा रहा हूं, P और S बाय डिफॉल्ट दोनों अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना चुके हुए हैं। अगर उनमें कोई गलती होगी तो सवाल वाला बताएगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट P और S अपनी बुक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही बना चुके हुए हैं और उनकी अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो IAS 12 लगना था वो लगा चुके हुए हैं, करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स सही कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। फिर भी IAS 12 ने कुछ और एक्स्ट्रा काम करने को कहा है सिर्फ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, वो फिर कंसोलिडेशन में ही हो रहा होता है, वो एक एक्स्ट्रा काम होता है, वो P और S ने अपनी बुक्स में किया ही नहीं होगा क्योंकि वो उनके लिए था ही नहीं। तो P और S की अपनी बैलेंस शीट के लिए जो डेफर्ड टैक्स करंट टैक्स का होना था वो दोनों सही कर चुके हुए हैं। ये जो अब मैंने एडजस्टमेंट 10 में लिखा हुआ है, ये कंसोलिडेशन की ही एडजस्टमेंट्स हैं IAS 12 के कहने पे, जो स्पेशली ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ही हैं। P और S ने जो करना था वो सही किया हुआ है, ये एक्स्ट्रा कुछ और करना होगा। तो ये IAS 12 के कॉन्सेप्ट हैं, मैं बेकारी बोले जा रहा हूं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स जब पढ़ाऊंगा और आप मई या नवंबर जो भी जिसकी अटेम्प्ट है उसमें आप लोग फाइनल तैयारी कर रहे होंगे तो आप कंसोलिडेशन भी पढ़ चुके होंगे, IAS 12 भी पढ़ चुके होंगे, तो फिर जब आप कंसोलिडेशन रिवाइज करेंगे तो फिर आपको ये चीज मसला नहीं करेगी। अभी फिलहाल पढ़ते हुए जिस सवाल में भी डेफर्ड टैक्स आएगा वो मैं खुद सॉल्व करते हुए समझा दूंगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है डेफर्ड टैक्स जल्दी जल्दी उनको शायद समझ आ जाएगा, जिन्होंने बहुत पहले पढ़ा था उनको वो वाली एडजस्टमेंट समझ नहीं आएगी, तो उस एडजस्टमेंट के बगैर कंसोलिडेशन गुजार लेना। एडजस्टमेंट नंबर 11 पे आ जाए।
ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, कभी कभार की चीज़ ही है। वो ये है कि पेरेंट और एस दो अलग अलग कंपनीज हैं और दोनों की अपनी अपनी बुक्स हैं, दोनों की अपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं। हो सकता है पेरेंट कहे कि पीपीई के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है, लेकिन एस कहे कि कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है। हो सकता है पेरेंट कहे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करना है और एस कहे कि कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है। तो दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है पेरेंट कहे कि इन्वेंट्री की कॉस्ट वेटेड एवरेज मेथड से निकालनी है और एस कहे कि इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइफो मेथड से निकालनी है। तो जिस भी स्टैंडर्ड में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज की इजाजत है, तो पी और एस की अपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं। लेकिन जब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है तो ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप पी और एस कंबाइंड है। तो अगर ग्रुप की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही है तो वो पी की इन्वेंट्री की एस की है, दोनों की है। तो जब वो दोनों की है तो उनमें से आधी अधूरी वेटेड एवरेज पे हो, आधी अधूरी फाइफो पे हो, नहीं होना चाहिए। जो बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है वो किसका है? दोनों का। तो ये नहीं हो सकता कि उनमें से कुछ लैंड जो है वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, कुछ लैंड जो है वो कॉस्ट मॉडल पे है। तो ग्रुप बनाते हुए एस की बैलेंस शीट को भी पेरेंट वाली पॉलिसीज में ढाल लेंगे। एस की वैल्यूज भी बदलनी पड़ेंगी। जैसे अगर एस की इन्वेंट्री किसी और मेथड पे है, पेरेंट की किसी और मेथड पे है, तो कंसोलिडेशन के लिए एस की फिगर्स को चेंज करना पड़ेगा। कितना चेंज करना है स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? सवाल वाला बता देगा। तो अब जो चेंज करने को सवाल वाला कह रहा है वो चेंज कर लेना। सवाल वाला कह रहा है एस की इन्वेंट्री को 20,000 बढ़ा दें, तो बढ़ा दें, इन्वेंट्री को बढ़ा देंगे। और दूसरा फैक्ट, इन्वेंट्री बढ़ती है तो प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। हाँ, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ही आता है ना, बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग स्टॉक ही आता है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो अगर एस की इन्वेंट्री बढ़ाने को कह रहा है तो बढ़ा दें, इन्वेंट्री बढ़ा दें, एस की रिटेन अर्निंग बढ़ा दें। कम करने को कह रहा है तो कम कर दें। अगर एस की प्रॉपर्टी को रीवैल्यू अपवर्ड करने को कह रहा है तो कर दें, प्रॉपर्टी बढ़ा दें, सरप्लस बढ़ा दें। तो इसलिए सवाल वाला बताएगा कि इसमें क्या करना है। इसमें स्टूडेंट की टेंशन नहीं है, सवाल वाले ने बताना है कि क्या करना। तो ये सीफैप में तो मुझे भी याद नहीं पड़ रहा, कैफ में बहरहाल एक दफ़ा आया है ये। तो ये आप एडजस्टमेंट नंबर 11 पढ़ के देख लें, जितनी कुछ समझ आती है बहुत है। ज़रूरी नहीं है। पी की अपनी मार्केट हो सकती है, एस की अपनी मार्केट हो सकती है। पी की अपनी इंडस्ट्री हो सकती है, एस की अपनी इंडस्ट्री हो सकती है। वो दोनों अपनी अपनी इंडस्ट्री नॉर्म्स को शायद फॉलो कर रहे हो। चले, जिसे पढ़ना था पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ना था नहीं पढ़ा होगा, दफा करें। ये जो नंबर 12 है ना, ये मैंने ये किया हुआ है कि जो पास्ट पेपर के सवालों में कुछ डिफरेंट सी चीज़ें आई थी तो वो मैंने उन सवालों को करते हुए तो समझाऊंगा ही, लेकिन अगर उनको जनरलाइज कर सकता था तो मैंने फिर उनका पॉइंट बना के किताब में लिख दिया। तो ये जिन जिन सवालों में आएगा ये तब डिस्कस कर लेंगे। और इतनी सारी बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स पढ़ाने के बाद अब भी ऐसा हो सकता है कि सवाल में कोई ऐसी चीज़ आए जो हमने पहले ना पढ़ी, लेकिन जितनी मेहनत से जितने भी कॉन्सेप्ट बन सके उनकी बेस पे उसका हल निकालना है, घबराना नहीं। एडजस्टमेंट नंबर लास्ट 13 देख लें। ये कैफ लेवल की है वैसे, लेकिन आ सकती है कैफ लेवल ही रिवाइज करा रहा हूं। ये भी समझ लें, आसान सी चीज़ है। पेरेंट ने एस में इन्वेस्ट किया हुआ है, एस के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो जब एस डिविडेंड बांटेगा तो पेरेंट को भी मिलेगा। एस कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स पी कंपनी के पास है। जब एस कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो सारे शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तो पी को भी मिलेगा। इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा जब हम कैश फ्लो पढ़ेंगे। एस ने क्या अकाउंटिंग की होगी? एस एक कंपनी है जिसने अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना है, तो क्या अकाउंटिंग होती है डिविडेंड बांटने की? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होती हैं, और अगर पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, अभी पे नहीं किया तो पेएबल क्रेडिट। और पेरेंट को ये मिलना है, तो पेरेंट के लिए ये डिविडेंड इनकम है। कैश मिल गया है तो कैश डेबिट, अभी डिक्लेयर हुआ है तो रिसीवेबल डेबिट। जहां तक बात है कि एस ने रिटेन अर्निंग्स को बांटना है,
और पेरेंट ने उसको इनकम बनाना है, कोई मसला नहीं है। बैलेंस शीट में एक कंपनी का दूसरी को कुछ बेच के, कुछ सर्विसेज दे के कमाना, दूसरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, कोई मसला नहीं। मसला क्या है? आपस का कोई पेएबल रिसीवेबल आ रहा हो तो वो एलिमिनेट होता है, और अगर कोई चीज बेची गई थी और उस पर प्रॉफिट कमाया गया था और वो चीज अब भी बैलेंस शीट में मौजूद है तो यूआरपी होता है। तो इसलिए पेरेंट ने एस से मिलने वाला डिविडेंड ले लिया, एस ने डिविडेंड ले दिया, बात खत्म। लेकिन अगर दोनों की बुक्स में कोई पेएबल रिसीवेबल है तो बस वो एलिमिनेट होगा। डिविडेंड में इतना ही है, अगर कोई पेएबल रिसीवेबल है वो एलिमिनेट होगा। और इसको मैंने एक टेबल की शक्ल बना के चैप्टर के पेज नंबर 15 पे आइएगा। जी ये कैफ ही है। ये अभी तक डेफर्ड टैक्स के अलावा ये सारा कुछ मैं कैफ में भी बताता हूँ। इंपेयरमेंट और डेफर्ड टैक्स के अलावा सारा कुछ मैं कैफ में भी बताता हूँ। चैप्टर के पेज नंबर 15 पे ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एस ने डिविडेंड बांटा 100 रुपये और पी को इसमें से 80 रुपये मिलना है क्योंकि 80% शेयर्स खरीदे हुए। तो मैंने इस 100 और 80 को सामने रखे ये पॉसिबल केसेस बताए हुए हैं कि एस ने कैश दे दिया, पी ने कैश ले लिया, दोनों ने रिकॉर्ड कर दिया तो हमने कुछ भी नहीं करना। फिर अगर दोनों ने रिकॉर्ड किया है लेकिन पैसे भी नहीं दिए, एक ने रिकॉर्ड किया दूसरे ने रिकॉर्ड नहीं किया, दूसरे ने रिकॉर्ड कर लिया पहले ने रिकॉर्ड नहीं किया, दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या करना है, ये पॉसिबिलिटीज बताई हुई हैं। इसको अगर आप एक दफ़ा पढ़ भी लेंगे कभी भी ज़िंदगी में तो काफ़ी है। लेकिन ये सारी कहानी उस डिविडेंड के बारे में है जो पोस्ट एक्विजिशन है, और सवाल में बाय डिफॉल्ट पोस्ट एक्विजिशन ही होता है। ये सारी डिस्कशन पोस्ट एक्विजिशन के लिए। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड वो होता है कि एक्विजिशन के बाद कमाए गए प्रॉफिट्स का जब डिविडेंड बांटेंगे तो वो पोस्ट एक्विजिशन है। प्री एक्विजिशन जिंदगी में एक दफा ही होगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ये होता है कि 2020 के प्रॉफिट्स का डिविडेंड जब जनवरी में बटेगा तो चूंकि अभी अभी परसों तरसों ही शेयर्स खरीदे हैं तो मिल वो पी को जाएगा। क्यों मिल जाएगा पी को? क्योंकि वो अब ओनर बन गया, जबकि है वो पिछले ईयर्स की खुशी में बांटा जाने वाला डिविडेंड, उसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहते हैं। तो ये फिर इन्वेस्टमेंट में से लेस होता है, लेकिन ये सवाल में होता नहीं है। उस वक्त टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट महंगी होगी, मैंने IFRS 2 पढ़ाते हुए बताया था। वैसे उस वक्त टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट महंगी हुई होगी तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट में शामिल हो गया होगा, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है। लेकिन ये हुआ नहीं अब तक, होता पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ही है, वो भी कैफ में ही होता है। CFAP में कैश फ्लो में बहरहाल डिविडेंड आ जाता है, SOFP में नहीं आता। क्या पोस्ट एक्विजिशन वाला? नहीं, पेरेंट ने उसकी सही अकाउंटिंग ये है कि वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो मैंने वो लिखा हुआ है कि अगर नहीं किया हुआ तो ये लिखा हुआ है मैंने प्री एक्विजिशन में लिखा हुआ है कि अगर इनकम बना लिया तो वो असल में इनकम नहीं है पी की, वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि इनकम बना लिया तो इनकम से निकाल देंगे। और प्री एक्विजिशन में मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर पेरेंट ने इनकम बना लिया है तो असल में वो इनकम नहीं होती, असल में वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो अगर पेरेंट ने इसको ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ही क्रेडिट किया है तो बस ठीक है। अगर पेरेंट ने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को ऑलरेडी कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने इनकम बना ली थी तो फिर वो इनकम नहीं इन्वेस्टमेंट में से लेस होना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं है, प्री एक्विजिशन पोस्ट ही होता है, वो भी कैश नहीं होता है। तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ये टेबल है, और इस टेबल को अगर आप जब भी कभी मुनासिब समझे पढ़ लीजिएगा। SOFP की एडजस्टमेंट्स कैफ लेवल की सारी, बस उसमें इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल एक्स्ट्रा एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और ये डेफर्ड टैक्स एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अब करना मैंने ये है कि ये इन 3 दिनों में SOFP कराई आपको सारी कैफ वाली रिवाइज, सारी 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी मेजर कवर करके मैंने एक मास्टर क्वेश्चन बना दिया। वो मैं अब जो मंडे को क्लास होगी 54, मैं उसमें पहले वो मास्टर क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करूँगा। तो आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप ये जो 3 दिन में पढ़ा है अगर रिवाइज कराएंगे तो फ़ायदा होगा सवाल का। उस सवाल में वो सारी एडजस्टमेंट्स रिवाइज हो जाएंगी
क्योंकि 4 दिन बहुत होते हैं भूलने के लिए, तो वो एडजस्टमेंट्स रिवाइज हो जाएंगी, फिर उन्हीं को मैं एक ही क्लास के अंदर SOCI पढ़ा दूंगा, क्योंकि जो मेहनत SOFP में करनी थी वो हो गई। अब SOCI ऐसे है, सिर्फ SOCI में इतना बताना है कि वो जो बैलेंस शीट में URP पड़ा था SOCI में ये करना होता है, वो जो बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी थी SOCI में ये करना होता है, वो जो वहाँ इंपेयरमेंट पड़ी थी SOCI में ये करना होता है। तो उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, बस ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। तो इसलिए पहले मैं SOFP का मास्टर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वो पूरा करा के तो SOCI और चेंजेस इन इक्विटी ये कराऊंगा। और हैं एक क्लास में SOCI और मास्टर क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो अगले दिन में भी चला जाएगा। लेकिन वो जो मैंने है क्वेश्चन और SOCI हाँ नहीं होगा पूरा, SOCI चेंजेस इन इक्विटी अगले दिन में भी चला जाएगा। तो वो फिर ये कि मैं SOFP, SOCI और चेंजेस इन इक्विटी इसको कवर करके फिर आगे उसमें एसोसिएट और डिस्पोजल और फिर ये चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, अब जिनके पास टाइम है, क्योंकि जो लोग अभी आर्टिकल्स नहीं कर रहे, कोई हैं ऐसे आप में से हो सकता है जो जॉब छोड़ के बैठे पेपर पास करने के लिए, उनके पास टाइम है। ऐसे भी हो सकते हैं जो सुकून वाली जॉब करते हैं, उनके पास भी टाइम है। ऐसी फर्म में भी हो सकते हैं जहां पार्टनर समेत सारे फारे होते हैं, उनके पास भी टाइम है। तो अगर तो आपके पास टाइम है और आप कर सकें, तो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं वो सारे कैफ के डाले हैं। उसमें से जितने आप रिवाइज करना चाहें वो आपकी मर्जी है। खास तौर पे वो लोग जिन्होंने कंसोलिडेशन पहले नहीं पढ़ी हुई वो तो जरूर कर ले रिवाइज, और जिन्होंने पढ़ी हुई है करने हैं कर ले, नहीं करने कोई मसला नहीं। क्योंकि आपको जो इनसे मैंने टेक्निक्स रिवाइज करवानी थी, रिवाइव करवानी थी, एक बार 1-2 सवाल हाथ से गुजरेंगे ना तो ये हो जाएंगी याद आपको। यानी ये मसला नहीं रह जाएगा CFA 1 के अंदर। CFA 1 के अंदर डिस्पोजल और एक्विजिशन मसला है, ये मसले ही नहीं रह जाएंगे। जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो ये तो आपको आसान काम लगेंगे, ज्यादा मसला एक्विजिशन डिस्पोजल पे होगा आगे। तो इसलिए ये अगर टाइम निकाल के ये सेट 1 वाले जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकें वो आपकी मर्जी है, ना कर सकें तो भी कोई बात नहीं है। नहीं, एक आधा नहीं, सारी है ना, ये सारा कैफ डाला हुआ मैंने। प्रैक्टिस देखिए, मैंने आपको क्लास में कल 4 तक शायद डिस्कस किए थे, 3 तक। उसके बाद अब ये 18 तक ये सारे कैफ के डाले में मैंने कैफ के पास पेपर के सवाल डाले हैं। ये सेट 1 में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 18 तक सारे ये पास पेपर कैफ के ही डाले हुए हैं। कुछ खुद बनाए हुए हैं और जिनमें अटेम्प्ट लिखी हुई है 14 ऑनवर्ड वो कैफ के पास पेपर ही हैं। तो उसमें जो करना चाहे वो उसकी मर्जी है। अच्छा, आप जवान लोग हैं और एग्रेसिव हैं। हाँ, गुस्सा आ जाता है एग्रेसिव, आपकी एज ऐसी है इस वक्त। और ऑफिस में भी, उसके अलावा ट्रैफिक में हो सकता है। अगर आप हॉस्टलाइट हैं तो हॉस्टल में किसी बात पे हो सकता है। अगर कहीं किसी मार्केट में किसी जगह पर कोई चीज़ खरीदने बेचने गए तब हो सकता है। जब भी दूसरे लोगों से इंटरेक्शन है तो जवान लोग हैं आप, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, वो जो लड़ाई झगड़ा होगा ट्रैफिक में खास तौर पे, वो लड़ाई झगड़ा तब करने का दिल करेगा नहीं, वो तो खैर है कि अगला बंदा माड़ा है तो, लेकिन लड़ने का जज्बा तब आएगा जब, चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं किसी भी पब्लिक इंटरेक्शन में लड़ने वाला तब बनूंगा जब मुझे लगेगा कि मैं हक पे हूँ और ये दूसरा गलत कर रहा है, तो फिर मैं लड़ूंगा कि जी मैं सही हूँ। उसमें ट्रैफिक मामला भी हो सकता है, उसमें कोई भी ऑफिशियल मामला हो सकता है, कोई असाइनमेंट को टीम हो सकती है, कोई आपके सीनियर जूनियर का मसला हो सकता है, किसी भी मसले के अंदर आप खानदान का मसला हो सकता है। किसी भी मसले में लड़ाई का दिल तब करेगा जब लगेगा कि मैं हक पे हूँ, और जब मैं हक पे हूँ तो मैं अपने हक की बात डंके की चोट पे कहूंगा और मैं नहीं डरता किसी से भी। अगर तो ये लड़ाई, ये मसला जाती नौयत का था, जैसे अगर मेरा वैसे ही ऑफिस से किसी पर्सनैलिटी क्लैश हो गया
और मैं कह रहा था काम ऐसे होना चाहिए, मेरा कुलीग या सीनियर या जूनियर कहता है काम ऐसे होना चाहिए। अब ये ज़ाती नौयत की चीज़ थी, मैं इस पर झगड़ा कर बैठूँ तो ये मेरी ज़ाती नौयत का ही झगड़ा है। एक ये झगड़ा है और एक लड़ाई वो है जब आप देख रहे हैं कि एक जालिम किसी के घर बेवा बच्चे उनको आके मार पीट भी रहा है, उनको सामान बाहर फेंक रहा है, फिर आप पढ़ें बीच में, फिर आप ज़रूर बीच में पढ़ें, फिर आप न्यूट्रल नहीं होना आपने, फिर न्यूट्रल नहीं होना, फिर उतरना है बीच में, क्योंकि आपको अल्लाह ने ताकत दी हुई है, आप रोकेंगे, आप बीच में उतरेंगे, क्योंकि हो सकता है वो जो मारपीट कर रहा है वो हक पे हो, लेकिन बहरहाल औरत बच्चों को मार रहा है, नहीं कर सकता वो ऐसा, तो फिर आप रोकेंगे, फिर अगर आपके पास ताकत है आपको उतरना पड़ेगा अंदर। आप जरूर लड़ाई करें या कम से कम उसकी लड़ाई को रोकें, उसको बेशक ना मारें लेकिन फिर मारने भी ना दें, ये जरूर काउंटर करें, क्योंकि आप दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पहली मिसाल में अगर मेरी जात के लिए झगड़ा था तो अबू दाऊद 4800 सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में यानी कॉर्नर्स में एक घर का जामिन हूं जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया। और ये इससे मुराद ये ज़ाती नौयत के झगड़े होंगे, मतलब अगर जंग हो रही है तो उस जंग में इंसान कहे जी मैंने झगड़ा छोड़ दिया, नहीं ये नहीं, वो तो फिर तो जंग है ना, ये ज़ाती नौयत के झगड़ों की बात, ज़ाती मसले की जिसमें ज़ाती ना इन्वॉल्व है। हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, उसके लिए जन्नत के कॉर्नर्स में घर की ज़मानत है। और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर का जामिन हूँ जिसने मिज़ाह यानी मजाक के तौर पर भी झूठ का इर्तिकाब नहीं किया। और उस शख्स के लिए जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से में घर का जामिन हूँ जिसने अपना इखलाक अच्छा कर लिया। अगली क्लास में मुलाकात होगी।